एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 29 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि जो यूजीसी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहा है उसके बारे में आप कुछ स्टेटमेंट रिलीज़ करिए, या आप उसके बारे में कुछ जो है या तो उसको रोक लगा दीजिए, बैन कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या स्टेटमेंट रिलीज़ करी है या क्या जजमेंट दी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद अगली न्यूज़ पर चलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कुछ पावर्स हैं, उनको पावर्स दी गई है, बट उनको विदाउट टेस्ट के प्रमोट करना बच्चों को अगले सेमेस्टर में, अगले एग्जाम्स में, इस तरह की पावर्स जो है उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर नहीं दी गई है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये चाहते थे कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस ना कंडक्ट करवाए जाए, और जैसा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने गाइडलाइंस रिलीज़ करी थी कि एग्जामिनेशन जो है फाइनल ईयर के सितंबर में या अक्टूबर में वो कंडक्ट करवाएंगे। तो उसके बाद 3 जज की बेंच ने एक डिसीजन लिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको पावर है कि वो यूजीसी से रिवाइज्ड गाइडलाइंस के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन को टर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन को टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये उन्होंने साफ कहा है। इसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें बताई गई है कि ठीक है कि फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना या इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है लोगों को बचाना। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशंस के बारे में या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट किए बिना अगले एक सेमेस्टर में, अगले क्लास में प्रमोट कर देना, इस तरह की वर्ड जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर नहीं लिखी गई है। तो इसके बारे में यहाँ पर एक क्लियरली गाइडेंस रिलीज़ करी गई है, और उन्होंने कहा कि एक उन्होंने बैन लगाने के ऊपर कहा था कि राइट टू लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनर्स, यानी बेसिक फंडामेंटल राइट के बेसिस पर भी अपील की गई थी कि क्या ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स का वोलेशंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यूजीसी ने गाइडलाइंस रिलीज़ करी थी 6 जुलाई को, वो एक एक्सपर्ट कमेटी, आरसी कुहाड़ एक्सपर्ट कमेटी, इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, उसके बेसिस पर ही ये डिसीजन लिया गया था कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये कमेटी आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, आरसी कुहाड़ एक्सपर्ट कमेटी है, और हो सकता है क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी पूछे, वो एक डिफरेंट इश्यूज हो सकता है। सेकंड है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने क्या अप्रोच हो सकती चाइना को लेकर, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है, उसके बारे में हम 2-4 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली हुआ क्या, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर है ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और चाइना के अंदर लंबे टाइम तक एक एम्बेसडर भी रहे, तो इनका चाइना के साथ रिलेशन में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को एनालिसिस किया कि 2009 के बाद जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस या एक तरीके से दुनिया के अंदर मंदी हमें देखने को मिली, तो चाइना और इंडिया, ये कंट्री ऐसी थी जिन पर इम्पैक्ट तो पड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस का, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना वेस्टर्न कंट्री या दूसरी कंट्रीज़ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद चाइना का राइज होना शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे सी जिनपिंग 2012 के अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं, और उसके बाद वो अभी तक 2024-25 जब तक वो चाह रहे हैं वो बनेंगे, क्योंकि उनमें कोई सेकंड पार्टी तो है नहीं, एक ही पार्टी है, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करते रहते हैं। इनके अलावा भारत का, चाइना का इंडिया और वर्ल्ड के साथ रिलेशन जो है एक अलग लेवल पर पहुंचना शुरू हुआ। दुनिया के अंदर चाइना ने खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो एक तरीके से ग्लोबल पावर हब बना दिया गया है। यानी चाइना को ना चाहते हुए अवॉइड नहीं कर सकती कोई कंट्री, ऐसी सिचुएशन चाइना ने क्रिएट करी है, और वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि किसी भी पावरफुल कंट्री को मैनेज करना एक चैलेंज है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमें अपने राइज, अपने आप को, यानी अपने आप को इम्प्रूव भी करना है, और चाइना के साथ एक इक्विलिब्रियम, यानी एक तरीके से इक्वलिटी के साथ हम उसमें प्रोसेस कर पाएंगे या चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर जो है हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसी के लिए हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम चाहते हैं कि अपनी कैपेसिटी को बिल्टअप करें, और जो है वो ज़रूरी नहीं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट ही करना है या सिक्योरिटी थ्रेट को ही फेस करना है, लेकिन अपने आप को एक ऐसी पावर डेवलप करना है जिसमें हम किसी भी थ्रेट को फेस कर सके। और चाइना के बारे में उन्होंने क्लियरली कहा कि जब तक शांति और स्थायित्व, यानी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी बॉर्डर पर, तब तक रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना
खासकर बायलैटरल रिलेशन को, द्विपक्षीय संबंधों को, वो इतना ईजी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ स्टेटमेंट के बारे में, उनके फंक्शंस क्या होंगे उसके बारे में हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लियर किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि सबसे पहले तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, सेंट्रल कैडर, ये सारी चीज़ें जो होंगी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जो बेसिकली काम करेगी, यानी उनको पावर्स के बारे में बताया गया, लाइक पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज है, और एंटी करप्शन। ये एंटी करप्शन के मामले में दिल्ली में भी हमने देखा था, दिल्ली गवर्नमेंट और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में काफ़ी इश्यूज हुए थे, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इन सब के अलावा देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि वहाँ पर कई सारे जैसे कम्युनिटीज़ है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या बैकवर्ड क्लासेज है, प्रॉपर रिजर्वेशंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती थी, तो उनको वो सारे राइट्स अब मिलेंगे और ये उनका बेनिफिट उनको भी मिलेगा। इसके बाद जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो सीएम द्वारा लेड की जाएगी, उनको बेसिकली नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर को के बारे में डिसीजन लेने के राइट्स होंगे। इसके अलावा कोई नया टैक्स लगाना हो, लैंड रेवेन्यू, सेल, ग्रांट और लीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, या किसी डिपार्टमेंट को रिकन्स्टिट्यूट करना हो या ड्राफ्ट लेजिस्लेशन करना हो, ये सारी चीज़ें जो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर एलजी और वहाँ के मिनिस्टर्स के बीच में, काउंसिल के बीच में डिफरेंस होता है, अगर एक मंथ में भी सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो भी डिसीजन लिया है वो बाइंडिंग होगा स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यूटी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, राइट। इसके बाद 6 अगस्त को पार्लियामेंट ने इसको आर्टिकल 370 को हटा दिया था, रिवोक कर दिया था, और 2 हिस्सों में जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख 2 यूटी के अंदर कन्वर्ट किया था। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ चीज़ें जो इसके अंदर बताई गई केवल हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। इसके बाद 39 डिपार्टमेंट्स यूटी के अंडर अलॉट किए गए हैं कि यूटी में 39 डिपार्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा, जिसके अंदर जैसे स्कूल है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हायर एजुकेशन है, हॉर्टिकल्चर है, इलेक्शन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, होम, माइनिंग, पावर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ट्राइबल अफेयर और ट्रांसपोर्ट। तो ये कई सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों से एक सवाल है कि एक शेड्यूल आपको बतानी, कौन सी वो अनुसूची जिसके अंदर सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि ये यूनियन लिस्ट में आएगा, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा, या ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएगा। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हिंदी में अगर हम बात करें, तो वो कौन सी अनुसूची है, कौन सी शेड्यूल है जिसके अंदर इसका डिस्कस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको नीचे कमेंट करनी है। इसके बाद हम पेज नंबर 10 पर सीधा जाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वो है यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने इंडिया को एक तरीके से कहा कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो एक तरीके से क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं इसको किया है कोल सब्सिडी को लेकर। तो उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि कोल सब्सिडी के मामले में इंडिया को क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि फॉसिल फ्यूल्स जिसमें बोलते हैं, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, कोल ऑक्शंस को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी की गई है। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने चीज़ें बोली कि क्लीन एनर्जी एंड क्लोजिंग द एनर्जी एक्सेप्ट गैप आर गुड बिजनेस, दे आर टिकट टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। येट हेयर इंडिया में सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है और क्लीन एनर्जी की बजाय दुगने या 7 टाइम ज़्यादा जो है वो आप फॉसिल फ्यूल्स को सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये पूरी दुनिया को डीपली ट्रबल्ड करता है, क्योंकि इंडिया के जीवाश्म ईंधन जो होंगे या इंडिया जिस प्रकार से एनर्जी कंजप्शन करेगा वो पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट को रिलीज़ किया। रिसेंटली G20 की रिकवरी पैकेज ने रिसर्च किया था कि दुनिया के अंदर आज दुगनी से ज़्यादा जो एनर्जी, जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स पर, जीवाश्म ईंधन पर। पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की बात करती है, लेकिन पैसा जो है वो ज़्यादातर इन्वेस्ट होता है किस पे, वो होता है फॉसिल फ्यूल्स पे, राइट। और ये डोमेस्टिक कोल्स और ओपनिंग अप कोल ऑक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। न केवल हमारी कंट्री में बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत कंटिन्यू कमिटमेंट शो करता है क्लीन एनर्जी के साथ और कई सारे इनिशिएटिव हमने स्टार्ट करे, लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रांस के साथ मिलकर हमने एक प्रपोजल दिया और इसीलिए पहला ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर हमारे गुड़गांव हरियाणा के अंदर है। और इसके बाद वर्ल्ड सोलर बैंक की बात हम करते हैं, जिसमें
70 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इतना ही बड़ी इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए एक शताब्दी, एक डिकेड्स की बात की गई है। 5 लाख मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो इस तरह के अलायंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, वर्ल्ड सोलर बैंक के बारे में बात की जा रही है, जिसमें 70 ट्रिलियन, बहुत ह्यूज ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा रिसेंटली जो अनाउंसमेंट किया गया था 41 कोल ब्लॉक्स को लेकर कि उनका कमर्शियल किया जाएगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा था कि ये एक तरीके से हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कोल सेक्टर में रिफॉर्म को इम्प्लीमेंटेशन करने से बड़ी संख्या में लोगों को जॉब मिलेगा, और इस सेक्टर में जो एक तरीके से खुद लॉकडाउन था उसमें उसको लिबरेट करने में जो है बेनिफिट होगा। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने में, कोल का एक्सट्रैक्शन करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, और इन सब चीज़ों से जो है वो रोज़गार बढ़ेंगे, और ख़ासकर ऐसे लोग जो वहाँ लोकली रहते हैं उनको इसका बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अच्छा इन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर, खासकर वर्ल्ड सोलर बैंक के बारे में, उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड सेक्शन के अंदर एक न्यूज़ कल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुई, वो थी जापानीज़ पीएम शिंजो एबे ने एक तरीके से रिजाइन कर दिया, क्विट कर दिया गवर्नमेंट से हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से। लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या, इंडिया एंड जापान के कुछ रिलेशंस के बारे में, या जापान और इंडिया के बीच में क्या रिलेशंस कुछ दिन रहे उसके बारे में हम देखने को मिलेगा। तो उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया, एक फ़ोटोग्राफ को शेयर किया कि ये बेसिकली माउंट फ्यूजी पर फोटोग्राफ थी 2018 की है। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 2019 दिसंबर में वो आने थे, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का काफ़ी विरोध हो रहा था असम के अंदर, तो उन्होंने अपनी विजिट जो है कैंसिल कर दी थी। उसके बाद जो है कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो इंडिया में नहीं आ पाई, राइट। उसके बाद यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताई गई है कि 2006-07 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, तो उन्होंने भारत और जापान के रिलेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल यानी एक 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान जिसको और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्री जो है उनको फॉर्म करने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हेल्प करी थी। इन सब के अलावा एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था यूरेनियम रिलेटेड या सिविल न्यूक्लियर को लेकर, हमारा एक इनके साथ पैक्ट हुआ था जापान के साथ, और दुर्भाग्य से ये क्वेश्चन मैं गलत कराया था बाय मिस्टेकली। तो इस तरह की चीज़ें जो है जब भी न्यूज़ में रहेगी, पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की अगर द हिंदू में पब्लिश की गई है तो हम उनको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंटली फोकस करते हैं कि इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर इन्होंने प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, उस बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंटली डिस्कस करते हैं। इन सब के अलावा हालांकि भारत के प्रधानमंत्री को ये कन्विंस नहीं कर पाए कि वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सके। अब ये रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो, आसियान के बारे में आपने पढ़ा होगा। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है उनका एक एसोसिएशन है जिसमें 10 कंट्री आती हैं। आप उसके बारे में मैं कभी टाइम मिलेगा ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या था, बेसिकली 6 कंट्रीज में स्टार्टिंग में होने वाली थी, जिसमें साउथ कोरिया, जापान और चाइना है ऊपर से, और नीचे अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और छठी कंट्री होनी थी जो इंडिया होनी थी, लेकिन वो अब नहीं होगा, तो इसलिए इसको 15 नेशन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोला जाता है। इसके अलावा आसियान के कॉन्टेक्स्ट में एक और टर्म यूज़ किया जाता है, ईस्ट एशियन समिट जिसको बोलते हैं, और ईस्ट एशियन समिट में इंडिया भी इंक्लूड है, और इसके अलावा जो है यूएस और रशिया, ये कंट्री भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। 5 कंट्री जो हैं वो ऑलरेडी है, जिसमें चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया, रशिया और जो है यूएस, ठीक है। 10 कंट्री आसियान की होगी, टोटल 18 कंट्री उसके अंदर होगी, या आसियान प्लस 8 भी उसको बोला जा सकता है। तो ये कंट्री उसके अंदर इंक्लूड है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट रहे हैं कि इंडिया इसका पार्ट है नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे स्टील इंडस्ट्री के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस सेक्शन के अंदर। और क्योंकि इस बार जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है 4 अक्टूबर को,
इसमें अगर हम देखें तो मुझे जो पर्सनली लगता है वो इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 3 सेक्टर पर बड़ी संख्या में क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है चाइनीज़ बायर्स के और इंडियन स्टील एक्सपोर्ट के मामले में कि भारत का जो स्टील एक्सपोर्ट है, निर्यात जिसको बोलते हैं, वो पिछले अप्रैल और जुलाई के आसपास जो है इंक्रीज हुआ और ये 6 साल में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और इस तरह की चीज़ें क्यों हुई उसको भी थोड़ा हम समझेंगे। देखो, डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं कंट्री के अंदर। कोविड-19 पैंडेमिक और कंजप्शन को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी चीज़ें बोली थी कि अभी भी कंजप्शन को पिकअप करना, कंजप्शन को बूस्टअप करना जो है वो बाकी है, उसके बारे में चीज़ें हमें देखनी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया कि रूल का पता नहीं कोई रूल अगर उन्होंने तोड़ा है नहीं तोड़ा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर शेयर किए। जैसे इंडिया की लीडिंग कंपनी टाटा स्टील है, जेसी जिंदल स्टील वाली होगी, ये JSW है, जो भी है, ये मेरे को पता नहीं है कौन सा फुल फॉर्म इसकी है। लेकिन इन्होंने कहा कि लगभग 4.64 मिलियन टन्स का फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट जो इन्होंने वर्ल्ड मार्केट के अंदर सेल किया है। और इसमें डाटा प्रेजेंट किया गया कि वियतनाम और चाइना ने जो है वो बड़ी संख्या में स्टील इंडिया से इंपोर्ट किया है। और ये पूरी दुनिया करंट फॉर्म में जो है सबसे ज़्यादा 2015-16 के बाद एक बड़ा नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बारे में जब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, स्टील एंड कॉमर्स मिनिस्टर, उनसे बात की गई तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। इसके बाद वियतनाम जो है हमारा रेगुलर बायर रहा है, लेकिन चाइना का एक लीडिंग बायर के रूप में एमरजेंस होना, ये अपने आप में एक शॉकिंग है, अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं, सरप्राइजिंग कह सकते हैं। इससे पहले इटली और बेल्जियम हमारे बड़े मार्केट पार्टनर हुए हैं, खासकर स्टील इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इस तरह की चीज़ें क्यों हुई हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। पहली चीज़ें क्या है कि अल्दो जो है वो चाइना एक लीडिंग स्टील मेकर प्रोडक्ट्स काम करता है, लेकिन इसको अभी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्रीज़ करनी है तो वो इम्पोर्ट्स को भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्री ने, जो स्टील मेकर्स ने एक तरीके से डिस्काउंट प्रोवाइड किया कि $50 पर टन के हिसाब से उन्होंने कुछ छूट प्रोवाइड करी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ये ईजी हो गया। 2 तरह के प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं, जैसे सेलिंग हॉट रोल्ड कोयल्स और बिलेट्स टू चाइना। ठीक है, कोयल्स आपने देखी होगी, बहुत भारी होती है और गोल गोल सा चक्कर से आपको देखने को मिलेगा कभी आप स्टील इंडस्ट्री के आसपास गए हो तो इसके बाद हॉट रोल्ड कोयल जो जनरली यूज़ की जाती है पाइप्स को बनाने में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स को बनाने में, इंजीनियरिंग एंड मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाने के लिए। और इस फिस्कल ईयर्स के अंदर फर्स्ट 4 मंथ्स में चाइना एंड वियतनाम ने लगभग 80% ऑफ इंडिया का टोटल हॉट रोल्ड कोयल जो वो ख़रीदा है भारत से। तो इसका क्या असर इंडिया और चाइना के रिलेशन पर पड़ेगा वो एक आने वाले समय की बात होगी। लेकिन अभी हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के मामले में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हमने डिस्कशन करना था, वो किया। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही। और आपसे जो 2-3 सवाल पूछे गए हैं वो ज़रूर आप कमेंट करें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिसमें GST में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इसके अलावा बेरूत में जो अटैक हुआ था उस पर आपको बताना। और थर्ड एक और क्वेश्चन था जिसका आपको कमेंट करना। थैंक यू ऑल, जय हिंद।